अतिया, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? घर पे ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। अतिया, आप अकेले हो? अनाम नहीं है आज? ठीक है, ओके, राइट। आपकी लोकेशन क्या है? जम्मू में हो कि जम्मू से बाहर हो? रजौरी, ओके, नाइस। शायद रजौरी में तो 4G नेटवर्क चालू किया नहीं, रजौरी में नहीं, उधमपुर में और एक और जगह है, दो दो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट का होल्ड ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अतिया हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खत्म किया था। खत्म क्या करना है, एक्चुअली थोड़ा सा बाकी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था और फिर उसके फंक्शंस के बारे में बात करनी थी, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा कोई डाउट है? कार्बोहाइड्रेट घर पे जाके पढ़ा, देखो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको बायो के केस में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका 15 या 20 मिनट्स में आपका रिविजन हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स। जो भी जिस दिन भी क्लास में पढ़ते हो उसका 15-20 मिनट्स में वापस से रिविजन करो, जो भी डाउट्स है पॉइंट आउट करके लिख लो। अगर खुद से सॉल्व करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं खुद से तो उसको नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में जब भी रहते, ठीक है? राइट। सो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो कार्बोहाइड्रेट खत्म करके हमें प्रोटीन स्टार्ट करना है। आ जाओ। नाम, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? यस सर। ओके, गुड। बेटा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट में हमें कोई डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा है? पहले डाउट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे डाउट्स इकट्ठे हो रहे हैं। डाउट्स जितनी जल्दी आप क्लैरिफाई कर लो, क्लियर कर लो, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू उन डाउट्स को इकट्ठा करके रखना, कि हम जब बाद में आराम से एक साथ सारे करेंगे। जिस दिन जैसा डाउट आता है उसी दिन पूछ लो, राइट? चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है? हाँ बताओ। कौन सा? पायराइन होगा, राइट राइट। हाँ हाँ हाँ, एल्डिहाइड्स। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, मतलब सुन रहे नहीं? हार्वर्ड की रिंग साइक्लिंग होती ना, तो वो रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। अरे ये पायरन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है ना। हाँ,
हाँ, तो CHO कहाँ होता है? कहाँ होता है CHO? टर्मिनल कार्बन पे होगा ना, तो वहां पे है ना ये रीअरेंजमेंट हुई ना बेटा। हाँ रे यार, तो वही सोच गलत क्यों रहा है तो लीग से बाहर निकल जाता है। देखो बोला कि भाई इतने पाले नहीं चलना है, तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, होती कार्बन शुगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाली या कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाली। मैंने इसलिए आपको लिस्ट लिखवाई है कि जब राइबोज बोला जाए तो दैट इज एन एल्डिहाइड शुगर, और राइबोलोज बोला जाए तो दैट इज अ कीटो शुगर। दे आर आइसोमर्स। क्या है? आइसोमर्स हैं। आई बात समझ में? अगर चलो ये बताओ, डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है? डीएनए आरएनए में कौन सी शुगर होती है? पेंटोस शुगर बोल दी तो पेंटोस का स्पेसिफिक भी तो बोलना पड़ेगा ना। राइबोज होती है। क्या होती है? राइबोज होती है। आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सी, 2-डीऑक्सी, वो भी हम पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड में वो भी पढ़ेंगे। पर एक बात ये ध्यान में रखो कि जब हम 2-डीऑक्सी की बात कर रहे हैं या राइबोज की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ एल्डिहाइडिक शुगर। जब रिबुलोज की बात करेंगे तो वो कहां आता है? आरयूडीपी या आरयूबीपी? कहां पे पढ़ा था आरयूडीपी या आरयूबीपी? केल्विन साइकिल में पढ़ा है। रिबुलोज बिसफॉस्फेट, वहां कौन सी शुगर है? कीटो शुगर। कहां OH? OH में राइबुलोज है ना, रुबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिजिनेज, ऑक्सीजनेज, रुबिस्को। ठीक है, वहां पे सबस्ट्रेट क्या था? रिबुलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। एक टेबल बनाया था, मैंने लिखवाया था, शायद आपने नहीं लिखा होगा, कॉपी लेके लिख लेना। मैंने शायद तुम्हें बोला भी था कि ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ये लिख लो। राइट, चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनिग्लिन तक दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ बोला था कि स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ, डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कि बीटा 1,4 लिंकेज होता है। क्योंकि इसमें शुगर बीटा होती है तो ये शुगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बीटा शुगर के लिए एंजाइम नहीं है, हमारी बॉडी में अल्फा शुगर के लिए एंजाइम है। इसलिए स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको एक डाउट आना चाहिए, डाउट कैसा? कि सर शुगर जो लैक्टोज होती है वो तो बीटा 1,4 होती है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज होती है, तो लैक्टोज के लिए जो लैक्टेज एंजाइम है वो अलग से बनता है। वो क्या होता है? अलग से बनता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो एवोल्यूशन, राइट। सेल्यूलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें कुछ आपको आर्किटेक्चरल थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम। देखो सेल्यूलोज में क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक और बॉन्ड नहीं लिखवाया है कि ब्रांचिंग या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। सेल्यूलोज का फाइबर स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? अगर मैं इसको एक तार मानूं या फिर एक स्ट्रेट चेन मानूं, ये एक चेन है, तो सेल्यूलोज का जो फाइबर होता है, फाइबर बेसिकली क्या होता है? 30 से 50 फाइबर्स कैसे होते हैं? गुथे हुए होते हैं। जैसे आप जो जूट की रस्सी आती है, जूट की रस्सी को अगर आप देखोगे तो इतनी मोटी है, अब उसमें आप देखोगे वो उतनी मोटी क्यों हुई? क्या वो एक से ही बनी थी? बहुत सारे तार मिक्स करे थे उसमें, तब जाके इतना मोटा रस्सा बना वो। बस बात वही है कि सेल्यूलोज का फाइबर भी ऐसे ही। ग्लूकोज की चेन तो स्ट्रेट होती है, पर जब मल्टीपल चेन्स मिक्स अप करके एक मोटा सा फाइबर बनाती है,
तब बोला जाता है क्या, सेल्यूलोज फाइबर्स। क्या बोला जाता है, सेल्यूलोज फाइबर्स, राइट। अब प्लांट की सेल वॉल में क्या होते हैं, सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अगर ब्रांचिंग का सिस्टम नहीं है तो फाइबर्स के बीच में कनेक्टिविटी कैसे आएगी, तो वो कनेक्टिविटी कौन देता है, कौन देता है, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल वॉल में कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और थोड़े बहुत अदर पॉलीसेकेराइड्स वगैरह कुछ होते हैं, और उसका थोड़ा सा हल्का सा जो साइटोप्लाज्मिक हल्का सा जो कंटेंट होता है, जिसको मैट्रिक्स बोल दो या फिर सेल वॉल का जो मटेरियल बोल दो, बेस मटेरियल, ग्राउंड मटेरियल बोल दो, वो चीज रहेगी। उसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। हाँ, पेक्टिन रहेगा। और क्या रहेगा, पेक्टिन रहेगा, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज की बात थी। अब सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये कौन सी कैटेगरी का पॉलीसेकेराइड हुआ, होमोपॉलीसेकेराइड। कैसा हुआ, होमोपॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज या सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स आ रही है, राइट। क्या ये बात क्लियर है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल, कैसे स्ट्रक्चरल पॉलीमर की बात की थी। हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका रीजन मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में बीटा शुगर्स डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए हमारी बॉडी में इन्युलिन भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बीटा 1,2 था, बीटा 1,2 ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का पॉलीमर था इन्युलिन, राइट। इस तरह, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट शुगर हम बात कर लेते हैं, हेमीसेल्यूलोज की बात कर लेते हैं। चलिए, तो हेमीसेल्यूलोज क्या होती है, हेमीसेल्यूलोज क्या होगा, मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड। इसमें बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसमें। हाँ, इस चैप्टर की डीपीपी, हाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हेमीसेल्यूलोज मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, मतलब मल्टीपल पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, हेटेरोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाता है। हेमीसेल्यूलोज का यूज मैंने बता दिया, जो कि ब्रांचिंग या फिर सेल्यूलोज फाइबर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, सेल वॉल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइटिन, काइटिन कहां सुना है बेटा, फंजाई की सेल वॉल में, और कहां सुना है, काइटिन कहां कहां सुना है, अनाम एंड अथिया। आप भी बता सकते हैं बेटा, काइटिन आपने कहां सुना है, नहीं सुना है, पक्का। सेल वॉल ऑफ फंजाई, एक आंसर तो मेरे को मिल चुका था। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, काइटिन वहां पे भी मिलता है, किसका पॉलीमर है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, किसका पॉलीमर है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नैक बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काइटिन।
अब काइटिन से ही रिलेटेड एक और पॉलीमर है, पर वो पॉलीमर कैसा है? प्योर ग्लूकोज वाला नहीं है। क्या? प्योर ग्लूकोज वाला नहीं है, उसमें प्रोटीन के पेप्टाइड या फिर पेप्टाइड्स भी होते हैं। तो उसको मैं अलग से साइड में लिखवा देता हूं, एक रिलेटिव कंपैरिजन है। कैसे? यहां लिखिए, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन कहां पढ़ा है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन कहां सुना है इसको? पेप्टिडोग्लाइकन को कहां सुना है? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन जो है, दे आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये किसका पॉलीमर होता है? नैग। नैग की रिपीटिंग यूनिट्स होती है। किसकी रिपीटिंग यूनिट्स होती है? नैग। नैम। नैग मतलब वही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैग क्या? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ऐसा बोलते हैं इस नाग का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, इस नाग का नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब फंगस से छेड़छाड़ मत करो। क्यों? क्योंकि फंगाई क्या कर सकता है? बीमारी कॉज कर सकता है। खाने वाली फंगाई अलग बात हो गई, कुछ चीज, क्या चीज बनाने के लिए कुछ फंगस की स्पीशीज को यूज किया जाता है टू फर्मेंट द चीज, जिससे कि चीज के अंदर छेद हो जाते हैं। वहां पे भी फंगस यूज हुई, राइट? ब्लू चीज और ये सब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस की स्पीशीज को यूज करते हैं। खाने वाला जो फंगस है उसका नाम क्या है? अगैरिकस। अगैरिकस में कुछ एक स्पीशीज है जिसको खाया जाता है, मशरूम जिसको बोलते हैं, मशरूम खाते हैं। सारे मशरूम एडिबल नहीं होते। इसका तो ये नाग को छेड़ना नहीं, इस नाग को छेड़ना नहीं, और इस नाग का नाम ना लेना। क्यों? क्योंकि ये नाग तो ऐसा है, अगर इसका नाम लिया तो ये आपके आसपास हमेशा अवेलेबल है। बैक्टीरिया भगवान होते हैं। क्या होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह अवेलेबल है। जहां तुम ना हो वहां बैक्टीरिया है, तो भगवान ही हुए। ठीक है, जहां हम नहीं हो सकते वहां बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया लोएस्ट टू लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टू हाईएस्ट लोकेशन, और डीपेस्ट टू डीपेस्ट लोकेशन, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो इस नाग का नाम ना लेना। म्यूरामिक एसिड की चेंज है किसके अंदर? पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन में। पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि पेप्टिडो वर्ड इज रेफरेंस फॉर पेप्टाइड। पेप्टाइड चेन किसकी होती है? अमाइनो एसिड की चेन होती है पेप्टाइड। तो अमाइनो एसिड की चेन के साथ ग्लाइकन, ग्लाइकन क्या है? नैग। राइट? क्या ये बात क्लियर है? इसलिए मैंने इसको साइड से लिखवाया है, क्योंकि ये कैसी कैटेगरी आ गई? प्रोटियोग्लाइकन की कैटेगरी आ गई, क्योंकि पेप्टाइड प्रोटीन का पार्ट हो गया और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेक्टिन। पेक्टिन कहां मिलता है? मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल। जो दो सेल वॉल के बीच की जो वॉल होती है, मिडिल लैमेला, वहां पे मिलता है पेक्टिन। मिडिल लैमेला बिटवीन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स भी लिख देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज ये हो जाए, सर बैक्टीरियल सेल वॉल लिखी थी आपने वहां पे, राइट? प्लांट सेल्स, मिडिल लैमेला, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट।
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के फॉर्म में होता है क्या? पेक्टिन। ऑल्सो नोन एज, और क्या मानते हैं इसको? इसको और क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट। ये लिख लीजिए। सर हाँ जी सर, किसको बोलते हैं वो प्लांट सीमेंट? बेटा, पेक्टिन को। पेक्टिन को। ओके ओके। पेक्टिन किस फॉर्म में मिलता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के फॉर्म में मिलता है, इसी को प्लांट सीमेंट बोलते हैं। मिडिल लैमेला भी होता है। मिडिल लैमेला तो प्योरली कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की लेयर होती है, पर जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है और पेक्टिन होता है, जिससे क्या हो जाता है? सेल वॉल में स्ट्रेंथ आ जाती है। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? काइटिन हो गया, पेक्टिन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लिखवाया था मैंने, हाइलाइयूरोनिक एसिड। हाइलाइयूरोनिक एसिड। अब इसमें ऐसा याद रखना, हाइला ये क्या पूछ लिया? ये क्या पूछ लिया? इसको बोलते हैं एनिमल सीमेंट। क्या बोलते हैं? एनिमल सीमेंट। जैसे पेक्टिन था, वैसे ही क्या है? हाइलाइयूरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ये एनिमल सेल्स को जंक्शन या जोड़ के रखने का काम करता है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे पाया जाता है। जैसे सेल के जंक्शंस तो जंक्शंस हो गए, और कुछ लोकेशन पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? किसकी? हाइलाइयूरोनिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। लिखिए, फाउंड इन स्किन, vitreous humor, vitreous humor of eye, umbilical cord, synovial fluid, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हाइलाइयूरोनिक एसिड का क्या पूछ लिया जाएगा? एनिमल सीमेंट। और आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो इनमें से कोई एक चीज पूछी जा सकती है। किस्मत अच्छी कब होगी? जब हम कॉन्सेप्चुअली और नॉलेज वाइज साउंड होंगे। कैसा भी क्वेश्चन फेंक दो, वी आर रेडी टू हैंडल। वो कब आएगा सिचुएशन? जब हम मेंटली और फिजिकली उसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। दैट इज कॉल्ड एज वी आर रेडी फॉर द एग्जाम। हर एग्जाम को नीट दे रहे हो वैसे ही फेस करना। 3 घंटे तुम्हारे वैसे ही मेंटली सेट होने चाहिए। एक बात ध्यान रखो, पिछले कुछ सालों से नीट की एग्जाम 2 से 5 हो रही है, ठीक है? तो कोशिश करो कि वो टाइम ड्यूरेशन में आप अपने सोने का टाइम शेड्यूल ना डालें, क्योंकि अगर 2 to 5 में अगर आपका सोने का टाइम शेड्यूल बैठ गया तो आखिरी के 1 महीने में टाइम शेड्यूल चेंज करने की कितनी कोशिश कर लो, 2 से 5 में नींद आएगी। इसलिए 2 to 5 का शेड्यूल ऐसा रखो कि हम नहीं सोए। अगर सोना है तो रात को जल्दी सो जाओ और सुबह उठ जाओ 6 बजे। 10 बजे सो जाओ और 6 बजे उठ जाओ। 8 घंटे की स्लीप इनफ है।
उसके बाद बाकी बचे 16 घंटे। अब 16 घंटे में से 2 घंटे आपके खाने पीने और जो आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उसमें खत्म। बाकी 12 to 14 आवर्स भी अगर आप देखो, आधा दिन ही बोल रहा हूं मैं, 12 to 14 आवर्स अगर इफेक्टिव स्टडी होती है तो भी नीट को क्रैक किया जा सकता है। क्रैक का मतलब है सिलेक्शन। नीट तो हम सब क्रैक करके बैठे हुए हैं, पर हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल, राइट? सो हाइलुरोनिक एसिड, फिर एक और पॉलीमर होता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। ये भी एक हेटेरोपॉलीमर है। कॉर्निया, कार्टिलेज, टेंडन, स्किन एक्सेट्रा काफी लोकेशन पे पाया जाता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। प्रोटेक्शन है बेटा, पॉलीमर है ना, तो पॉलीमर का काम होता है चिपका के रखना चाहिए। स्टिकी होते हैं ना, शुगर सारी की सारी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, राइट? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताइए ये क्या होता है? इतना तो पता होना चाहिए। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोआगुलेंट है। किस कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आप? हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। हेट्रोपॉलीमर भी कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट है, हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी में तो आपने पढ़ लिया। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, सिक्रीटेड बाय कौन सिक्रीट करता है हेपेरिन को? कौन सिक्रीट करता है हेपेरिन को? मास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं किसको? हेपेरिन को। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो हेपेरिन है, क्या है? हेपेरिन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीकोआगुलेंट है। यहीं पे नोट बना के साथ में लिख लेना। क्या लिखोगे? हीरोडिन। क्या लिखोगे नोट बना के? हीरोडिन। वो भी क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, पर कैसा है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ठीक है? इसको बना सकते हो, इसको नहीं बना सकते। प्रोटीन बना सकते हो, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। नहीं तो क्या हो, लैब में ही स्टार्च बना ले लोग। लैब में अगर स्टार्च बनने लग जाएगा तो क्या होगा? खेती बंद हो जाएगी, आलू खेती बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज बना सकते हो, सिंपल शुगर है, वो बन सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? अनाम एंड अदिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एच हेपेरिन हेरोडिन नाम सिमिलर हो जाता है और काम भी सिमिलर हो जाता है, पर एक कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा प्रोटीन है। तो प्रोटीन को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से आप बना सकते हो, उसकी जीन आइसोलेट करके बैक्टीरिया या किसी
ऑर्गेनिज्म में आप इंसर्ट कर दो, उसमें बनता रहेगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रोसेस आती है जिसमें कि हिरुडिन बनाया जाता है, किसमें, एक प्लांट के अंदर। और प्लांट के जब सीड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और एक्सट्रैक्शन के बाद सीड को क्रश करके उसमें से प्रोटीन निकाला जाता है, और उसी प्रोटीन हिरुडिन को क्या एज एन एंटीकोआगुलेंट यूज किया जाता है। ठीक है, किसी पर्सन के क्लॉटिंग हो गया अगर बॉडी में और वो क्लॉट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो फिर क्या होता है, हिरुडिन के एंटीकोआगुलेंट के इंजेक्शंस देने होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अनाम एंड अतिया, आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा बेटा? आप दोनों को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? राइट, सारे पॉइंट्स क्लियर होते चल रहे ना हम लोग? ठीक है। नेक्स्ट है अगार अगार। अगार अगार बेसिकली कहाँ पाया जाता है? इट्स अ प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकली कैसे होते हैं ये? सल्फेटेड ग्लाइकन्स होते हैं। अगार अगार जो है ये क्या होता है? केमिकली सल्फेटेड ग्लाइकन्स होते हैं, राइट। अगरोज, अगार, ये सब कहां से पाया जाता है? एल्गी। कहां से निकालते हैं उसको? ब्राउन एल्गी के रेड एल्गी? कौन सी एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको? रेड एल्गी से किया जाता है, राइट। नाम भी बताओ इसके, कौन कौन सी रेड एल्गी जिससे कि अगार आइसोलेट किया जाता है? हाँ, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। रेड एल्गी से आइसोलेट किया जाता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार अगार जो होता है एक ऐसा पॉलीमर है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या? डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर हम कोई जेली वाला टॉफी या जेली वाली कोई चॉकलेट जैसी जो चीज आती है वो खा ले, या फिर वो बाउल भर के हमने जेली अगर खा ली है, तो वो जेली में होता क्या है? अगार ही तो होता है। उसमें सिर्फ क्या, कलर और फ्लेवर टेस्ट ऐड कर दिया। जब आपने खाया तो कलर फ्लेवर टेस्ट जो है उसका डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, और अगार अगार नॉन डाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर हो गया। इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती हमारी बॉडी। बैक्टीरिया भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होता है, जब आप बैक्टीरिया को कल्चर करते हो लैब के अंदर, एक होता है सेमी सॉलिड कल्चर। ये हो गया सेमी सॉलिड कल्चर, किसका? ये होता है अगार। अगार प्लेट्स क्रिएट कर, तो ये सेमी सॉलिड प्लेट्स होती है जिसके ऊपर कॉलोनीज को ग्रो किया जा सकता है। न्यूट्रिशन इसमें ऐड कर दो बैक्टीरिया का, और क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करेगा और उसमें से न्यूट्रिशन लेते रहेगा, पर ये अगार डिस्ट्रॉय नहीं होगा या डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और लिक्विड मीडियम किया तो लिक्विड मीडियम में अगार होता ही नहीं। इसी का एक भाई बहन भी होता है एगेरोस, वो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसका भी सिमिलर काम है, पर वो कल्चरिंग में नहीं यूज होता है, वो डीएनए आरएनए जेल्स रन करने के काम में है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने सुना होगा, वो डीएनए आरएनए के जेल्स रन करने के लिए, सेपरेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। एगेरोस, अगार एंड एगेरोस। ठीक है, बस इतनी सी बात थी कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद फंक्शंस क्या है भैया? एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो यही हो गया। ठीक है, बाकी ये जितने भी लिखवा है इसमें जो जो फंक्शंस इसके हैं वो फंक्शंस वही है कार्बोहाइड्रेट की फंक्शंस। सबसे पहले अगर आपके पास तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करती है।
उसके बाद लिपिड को यूज करती है और लास्ट में प्रोटीन को यूज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ एनर्जी सोर्स। अगर आपने आज से फास्टिंग करना शुरू किया है और आप 1 महीने तक फास्टिंग पे बैठ गए हो, देखो फास्टिंग वाला फास्ट बोल रहा हूं मैं, अरविंद केजरीवाल टाइप वाला नहीं कि सुबह दबा के आ गए और फिर बोलेंगे अब आज हम दिन भर फास्टिंग पे बैठे, राइट? ऐसे नहीं, पॉलिटिशियंस वाला फास्टिंग नहीं, जो एक्चुअल फास्टिंग जिसमें आप पानी भी नहीं पी रहे हो, वैसे वाले फास्ट जो करते हैं उसमें क्या होता है कि पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट के जितने रिजर्व्स हैं उसको यूटिलाइज करती है, जब कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व खत्म हो गया तब फिर लिपिड को तोड़ना शुरू करेंगे और लिपिड का रिजर्व जब खत्म हो जाएगा तब प्रोटीन ब्रेक करना शुरू करेंगे, राइट? तो ये सीक्वेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, लिपिड सेकंड एंड प्रोटीन थर्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। सारे बायोमोलिक्यूल्स में मेरा फेवरेट प्रोटीन है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो सेल में कोई काम नहीं करता है, किसी को काम करना ही नहीं है या किसी को काम करने का जॉब दिया ही नहीं गया है। किसको? ना कार्बोहाइड्रेट को दिया है, ना डीएनए आरएनए को दिया हुआ है, ना ही फैट्स को दिया है। काम और काम और काम सिर्फ और सिर्फ किसको दिया हुआ है? प्रोटीन्स को दिया हुआ है। इसकी डेफिनेशन एक तो क्या हो गया? इट्स अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ amino acids. It's a heteropolymer of amino acids. दूसरी डेफिनेशन, structural and functional. यूनिट ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चर बनाने का काम भी यही करता है और सारे फंक्शंस को करने का काम भी यही करता है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? आपको जितना बायोलॉजी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, आपको सिर्फ एक ही चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो काम करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। इसलिए मैं इसको लेबर ऑफ सेल बोलता हूँ। ये मैं बोलता हूँ, कोई और नहीं बोलता, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको लेबर बोलता हूँ क्योंकि सारे के सारे काम इसी से करवाए। मैं बोलता हूँ, मैंने थोड़ा पेपर बनाया। जो पढ़ाते हैं वो पेपर नहीं बनाते और जो पेपर बनाते हैं वो कभी नहीं पढ़ाते, ठीक है? टारगेट स्टूडेंट्स को वो कभी नहीं पढ़ाएंगे। जेडब्ल्यू का पेपर, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर बनाने वाले कौन होते हैं? प्रोफेसर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। आईआईटी का पेपर जेईई एडवांस का कौन बनाता है? आईआईटी कंडक्ट करवाती है उसको, हर साल एक एक आईआईटी को दिया जाता है। तो आईआईटी के प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं, राइट? क्या बात क्लियर है? और नीट के भी पेपर सेट करने का काम किसका है? जो कॉलेज प्रोफेसर रहेंगे। अगर टीचर से ही नीट का पेपर सेट करा लिया तो मैंने जो पढ़ाया होगा मैंने पेपर सेट कर दिया, और अगर मेरे ही क्वेश्चंस आ गए तो मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है सबके 600 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब बायो के तो एटलीस्ट 300, 340, 350 तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ाता है वो एग्जाम लेता नहीं है और जो एग्जाम लेता है वो पढ़ाता नहीं।
राइट, ये बात ध्यान रखें। ठीक, लेबर ऑफ सेल, शायद आपने ये सब चीजें लिख ली होंगी, या तो फिर वापस से जब आप रिवाइज कर रहे हो वीडियो को उस टाइम पे आप देख सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि वीडियो 1.5 घंटे का है, कितना है वीडियो, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है, आप क्या करिए, जब भी आप वीडियो को प्लेबैक करते हो उसमें एक ऑप्शन आता है प्लेबैक की स्पीड बढ़ाना, वो स्पीड 1.5 या 1.75x कर दीजिए। तो वो स्पीड में, चूंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और आपको ऐसा लगेगा ना अब सर अब धीरे से फिर आप इस पे आएंगे फिर इस पे आएंगे, यू इंक्रीज द प्लेबैक स्पीड, तो फटाफट जाएगा। जहां आपको स्पीड स्लो करनी है वहां नॉर्मल स्पीड पे आ जाइए, राइट। आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है उस हिसाब से स्पीड बढ़ाइए। 1.5 या 1.75x पे आप आराम से पढ़ सकते हो, आप पूरा लेक्चर सुन सकते हो, और मैंने क्या बोला है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि और फास्ट जाना है तो उसको और स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा निकल जाओ आगे, एंड देन वापस से आप स्पीड को स्लो कर लीजिए। ये एक टेक्निक है। 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में नहीं खत्म कर, आधे घंटे में खत्म करने की टेक्निक बताई मैंने। आई बात समझ में? ठीक, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या कैलोरीफिक वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ऐसे ग्राम में जी आता है, एम नहीं होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हो गई, डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है? 70 to 100 ग्राम, ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। दो और पॉइंट, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम या इन एनिमल्स। Rubisco is the most abundant protein of plant kingdom and biosphere, मतलब अर्थ पे या बायोस्फीयर पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को है। और एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कौन सा है? कोलेजन। ठीक है,
ठीक, बढ़े आगे इसमें। ओके, जैसे हमने शुगर्स में पढ़ा था, ऑल शुगर्स आर, ऑल नेचुरली फॉर्मिंग शुगर्स आर डी शुगर्स, वैसे ही ऑल नेचुरली फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स आर एल अमाइनो एसिड्स। कैसे होते हैं? एल अमाइनो एसिड्स। हाँ, इसमें एक्सेप्शन होता है कि डी अमाइनो एसिड्स कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कौन से? डी अमाइनो एसिड जो है कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और नॉर्मली सारे के सारे अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं? एल। अगर हम खा रहे हैं डी अमाइनो एसिड और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एल है, तो डी तो हमारे लिए फॉरेन हो जाएगा, उसको हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में डिफेंस सिस्टम क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। तो हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं वो सारी की सारी कैसी अमाइनो एसिड वाली होती है? एल अमाइनो एसिड वाली, राइट? मैजिकल 20 या फिर 20 अमाइनो एसिड्स की बात है, उसका कैटेगराइजेशन भी हम देखने वाले हैं। मैजिकल 20 फर्स्ट was discovered in 1806, जिसका नाम है एस्पैरेजीन। एक किसमें से आइसोलेट किया था? एस्पैरेगस में से आइसोलेट किया गया था। क्या? एस्पैरेजीन, पहला अमाइनो एसिड। आउट ऑफ 20 सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा था? एस्पैरेजीन। कहां से आइसोलेट किया था? एस्पैरेगस से। अब देखो, पहले से ये पता नहीं था कि प्रोटीन में 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। क्या होते हैं? 20 टाइप्स के ही होते हैं। वो तो साइंटिफिक रिसर्च से ही पता चला है कि 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मेजरली होते हैं। क्या होते हैं? मेजरली 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। पर किसी किसी अमाइनो एसिड में मॉडिफाइड भी होते हैं, जैसे प्रोलीन। तो प्रोलीन में कभी कभी OH ग्रुप अगर लग जाए तो उसको हाइड्रोक्सी प्रोलीन बोलते हैं। तो वो कैसा हो गया? वो नॉर्मल अमाइनो एसिड नहीं है, वो एक स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है? आपने अगर टीआरएनए देखा तो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल देखा, उसमें नॉर्मल अमाइनो एसिड्स के साथ साथ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स भी लगे। ठीक है? नॉर्मल अमाइनो एसिड की तो चेन हो जाएगी, पर उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो फोल्डिंग के टाइम पे या बनाने के टाइम पे ही उनमें क्या लगाए जाते हैं? स्पेशल अमाइनो एसिड्स को इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे कि उनकी पर्टिकुलर फंक्शन हो सके। मैजिकल 20 में फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1806, और लास्ट मतलब 20 की लिस्ट में लास्ट अमाइनो एसिड जो मिला था बेटा, वो 1938 में मिला था। मतलब पता क्या हुआ था? डिस्कवर किया गया। वो कौन सा था? थ्रियोनीन। मतलब क्या? 132 इयर्स लग गए इन 20 अमीनो एसिड्स को डिस्कवर करने। अगर आज की करंट टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल होती तो ये 6 महीने में होता। 6 महीने क्या, 6 महीने से भी कम टाइम में होता। पिछले 20 साल में 2000 के बाद, या फिर आप बोले कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो रिसर्च की जो स्पीड है वो काफी तेज हो चुकी। एक ओवरऑल आइडिया देता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं इंडिया में भी रिसर्च कर चुका हूं और इंडिया के बाहर भी कर चुका हूं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहाँ पे मैं बहुत अच्छी सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा काम जो है, मैंने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया है और प्रोजेक्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिसाइड किए हुए हैं और उनके रिजल्ट्स लाने हैं, तो विद इन 6 मंथ्स में वो सारे रिजल्ट्स ले आऊंगा। और 6 महीने में इतना काम हो जाएगा कि एक रिसर्च आर्टिकल में लिख सकता। एक रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए 6 महीने का काम मेरे लिए इनफ है। ठीक है?
और नॉर्मली इंडिया में जो सिचुएशन बनती है उसमें ये हो जाता है कि जो 6 महीने का काम है वो 1.5 से 2 साल तक एक्सटेंड हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि प्रोटीन के स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज चाहिए होती है वेस्टर्न ब्लॉट के लिए वो जल्दी से आती नहीं है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि अगर आप एक एंटीबॉडी ऑर्डर करते हो वो $200 की है, यूएस से शिप होती है, और उसको किस में शिप करते हो लोग? ड्राई आइस में शिप करते हैं। और ड्राई आइस में शिप करते हैं तो एक बॉक्स की ड्राई आइस शिपिंग का कॉस्ट ही $200। अब क्या करते हैं कि भाई 4-5 एंटीबॉडी एक साथ मंगा लो तो शिपिंग एक ही लगेगी, और 5 एंटीबॉडी तो $1000 का पैकेज हो जाता है। ये सबसे बड़ा बॉटल है क्या? एंटीबॉडी। इंडिया के लिए बॉटल है, आज भी है। आज भी इंडिया में देयर इज नो कंपनी जो एकदम आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करता है कि आपने आज ऑर्डर करी और आपको नेक्स्ट डे मिल गई, वो है ही नहीं इंडिया में। ठीक है, अगर कोई कर ले तो इंडिया में रिसर्च की स्पीड बढ़ जाएगी। सेम आप चले जाओ सिंगापुर। सिंगापुर जो कि साउथ ईस्ट एशिया का हब है, वहां पे एंटीबॉडी ऑर्डर करी, शाम को आपके टेबल पे बॉस ने अगले दिन पूछ लेना भाई रिजल्ट। क्यों? उसको पता है क्योंकि एंटीबॉडी डिलीवर हो गई। ठीक है, यहाँ तो पता है ना एंटीबॉडी आने में अभी महीने हैं, वहां तो नेक्स्ट डे आ जाती है। तो जो काम आप करना चाहते हो वो 6 महीने 3 महीने में हो सकता है, राइट? इसलिए स्पीड में वेरी होती है। एनीवेज वो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, राइट? आगे बढ़े प्रोटीन में हम लोग। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशंस देखने वाले हैं। क्या क्लासिफिकेशन देखने वाले हम? तो अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल, और एक होता है सेमी एसेंशियल। ये ह्यूमन से रिलेटेड बात है। देखो प्लांट्स के लिए तो सारे के सारे कैसे हैं? नॉन एसेंशियल। प्लांट्स के लिए क्या है? सारे के सारे नॉन एसेंशियल, क्योंकि प्लांट के पास पूरा जीनोम इस तरीके से एम्बेडेड है कि वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स को खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। और ह्यूमंस की बात करें तो हम सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एसेंशियल का मतलब ये है कि वी नीड दीज अमीनो एसिड फ्रॉम आउटसाइड इन आवर फूड। फूड में हमें इन अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको इसका एक निमोनिक बताता हूं। इसको आप न्यूमोनिक के तरीके से ही लिखना। अब आप न्यूमोनिक किस तरीके से लिखते हो वो आप देखिए, मैं आपको लिख के देता हूं। इसका फुल फॉर्म आपको जैसे बनाना है वैसे बना लेना। TLLTPVIM। क्या है? TLLTPVIM। M से एक ही होता है, I से भी एक ही होता है, V से भी एक होता है, ठीक है? P से 2 होते हैं, पर यहाँ पे कौन सा है? फिनाइलएलनिन है। फिर उसके बाद ल्यूसीन, लाइसीन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। राइट? तो ये हो गए आपके कौन से? 8 एसेंशियल। कौन से हो गए? 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसको लिख लीजिए, इसी सीक्वेंस में लिखिएगा तो याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं साथ में ही नॉन एसेंशियल की।
AAA CSPT, ये मेरा याद करने का तरीका था, ठीक है। एलेनिन, एस्पेरेजिन और एस्पार्टिक एसिड, इसको एस्पार्टेट भी बोलते हैं, दोनों ही सेम है, बस आयोनाइजेशन का फर्क होता है। एस्पार्टिक एसिड में H लगा हुआ रहता है और एस्पार्टेट में COO माइनस और H प्लस बाहर। एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन, फिर एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, ठीक है। C से एक ही होता है, सिस्टीन, S से एक ही होता है, सेरीन, P से प्रोलीन और T से टायरोसिन। ये लिख लीजिए बेटा। और सेमी एसेंशियल में दो आते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये लिख लीजिए। बेटा आप लोगों ने अगर घर पे लिख लिया हो या फिर कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉन एसेंशियल में बेटा लिखा एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, सीरीन, प्रोलीन और टायरोसिन। ये हो गया AAA CSPT। यहाँ पे लिखा है TLLT PVIM, थ्रियोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड मेथियोनिन। ये हो गए आपके एसेंशियल। 8 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल और 2 सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है? ये आधे क्वांटिटी में बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, बाकी आधा जो कंटेंट चाहिए वो फूड के थ्रू चाहिए। और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या? ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। लिख लिया बेटा आप लोगों ने घर पे? अथिया, अनाम, लिख लिया पूरा? अतिया, सवलीन आपने लिख लिया है? ओके। अभी अतिया का रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे, मैं इरेज कर दूं? ओके। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ठीक है, उसका एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन में आपको लिखा रहा हूं, राइट? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कैसे? उसकी कैटेगरीज लिखते हैं।
ओके, ये कैटेगरीज लिखने के पहले अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्या? COH NH2 H। तो C के पास ये तीन तो रहेंगे हमेशा, ये तीन तो रहेंगे। C नंबर 1 यहीं से शुरू होगा। ठीक है। R, R तो क्या होता है? वेरिएबल होता है, मतलब अगर H लगाया तो ग्लाइसिन हो गया और CH3 लगाया तो एलानिन हो गया। ठीक है, बस R ही चेंज होता जाता है, ये स्टेबल है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमीनो एसिड। एनी अमीनो एसिड का मतलब ये है कि मोर देन 100 केमिकल्स आर अमीनो एसिड। 100 से ज्यादा केमिकल अमीनो एसिड होते हैं, पर उसमें से सिर्फ 20 कितने 20 अमीनो एसिड्स ही यूज होते हैं किसमें? प्रोटीन की फॉर्मेशन में, और वो हमने देखी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। पहली कैटेगरी जो मैं लिखवा रहा था, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? ये पानी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। So first category is non-polar aliphatic R group. Glycine, alanine, proline, methionine, valine, leucine and isoleucine. ये पहली कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है polar uncharged R group। serine, threonine, cysteine, asparagine और ग्लूटामिन। ये सेकंड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, जिसमें होते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। क्या होते हैं? आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। तो बेसिकली आर ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है तो वहां आ जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज।
नेक्स्ट कैटेगरी इज नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप। जब COH एक और आ जाए तब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सॉरी, वही आ चुका है। लास्ट कैटेगरी इज एरोमेटिक R ग्रुप। एरोमेटिक का मतलब हो जाता है बेंजीन रिंग वाला, जिसमें कि है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। बना लीजिए सारा। लिख लिया? अथिया, अथिया, अन्नाम एंड सबलीन, बताइए बेटा, हो गया? ओके। ये कौन से वाला जी है? पार्ले जी वाला? राइट। राइट। छोड़ दे, आजा। नहीं रहने दे, नहीं ये चेन, चेन लगाओ, जैकेट की चेन लगाओ। नहीं, जैकेट की चेन लगाओ, नहीं तो बड़ा जैकेट पहन के आओ। See, I have a problem with these people, not individually you. There are a lot of people. I know. I am wearing a full shirt, right? I know. ठीक है? I have problem. ठीक है? It's not about male or female. It's about everyone. Like the people who have this particular kind of thing. ठंड लग रही है, पर जैकेट की चेन ओपन है। जैकेट की चेन क्लोज नहीं करनी है, बाकी सब बंद कर दो, पर आप जैकेट ओपन रखें। हमको ठंड भी लग रही है, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? आई हैव गॉट वन हियर। मैं पहले भी जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहां पे भी ऐसे मिलते थे। चेन ओपन है, ठंड लग रही है, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो भैया चेन के पैसे क्यों दिए? 100 रुपए कम करवा के जैकेट लेके आते और चेन उसी को दे के आते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जैकेट बड़े साइज की पहनो, अपन एज के हिसाब से साइज भी बड़ा और आपका बॉडी ग्रोथ पे है। You have to buy a bigger size jacket now, right? ठीक है, होता है। मैं भी बड़ा जैकेट जब पहन के क्लास लेता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जैकेट है मेरी, और मैं पहन के रखता हूँ, क्लोज करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ठंडी नहीं लगती, राइट? इसीलिए। और आज मैं इसलिए चेंज करके आया हूँ कि आई वाज फीलिंग कि यार मैं बहुत ज्यादा पहन के आया हूँ,
दूसरे लोग गर्म फील कर रहे हैं, मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ उतना ज्यादा, मतलब उतना तो गर्म मुझे लग रहा है, पर ज्यादा दूसरे लोग कॉन्शियसनेस हो जाती है, इतनी तो ठंड नहीं पड़ रही कि इतने सारे फैन के अंदर, राइट। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक, ये लिख लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इसमें एक और कैटेगरी मैं साइड में लिखवा देता हूं मैं आपको उसमें, क्योंकि आपको केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें दो होते, कौन कौन से? मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, मेथियोनिन और सिस्टीन का केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेथियोनिन का फॉर्मूला है। कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा? मैं ज्यादा नहीं रोक पा रहा हूँ उसको। विंडो का पर्दा लगा दे, काम करो, विंडो बंद कर, पर्दा लगा दे। This C minus C CH2 CH2 S CH3, इधर से H और इधर से N पर N plus H3, इधर वाला लगा दे। ओके डन। यहाँ पे ऐसे बेटा, और सिस्टीन में क्या होता है? सिस्टीन का फॉर्मूला इस तरीके से, कोई बता सकता है मैंने ये क्यों बनवाया है? मैंने दो ही के ही फॉर्मूले क्यों लिखवाए, बाकी सब पे क्यों नहीं लिखवाया? अतिया, अन्नाम एंड सवलीन, आप तीनों में से कोई बता सकता है कि मैंने इन दो के फॉर्मूले क्यों लिखवाए हैं स्पेसिफिकली? सल्फर कंटेनिंग है, और हाँ नहीं, ज्विटरैन सब में बनता है बेटा, सब में बनता है, उसको आइसोइलेक्ट्रिक सिचुएशन बोलते हैं। तो ऐसी पीएच कंडीशन जहां पे ज्विटरैन कंडीशन आता है, एक पर्टिकुलर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हो जाता है उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। और ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी होती है जिसमें कि प्रोटीन्स को अलग अलग करने का काम होता है। तो एक होता है पीएच और एक होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज फील्ड। हर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अलग अलग है। आप सारे अमीनो एसिड्स को भी सेपरेट कर सकते हो उनके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से। सल्फर कंटेनिंग इसीलिए बताया बेटा कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ते हो आप, किसमें? बहुत सारे प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, दो सल्फर के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है। ये आपने इंसुलिन के स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, ये आपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। तो डाइसल्फाइड ब्रिज कब बनता है? जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आ जाए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सके, क्योंकि इधर सल्फर क्या है? दो कार्बन के बीच में लॉन्ग, इधर सल्फर कैसा है? ओपन है, मतलब ये H छोड़ देगा और दूसरा सिस्टीन H छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है
कि डाइसल्फाइड लिंकेज किसके बीच में बनती है, दो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स के बीच में। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको ये लिखा है। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो अमाइनो एसिड एक हो गया ये 1, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का COOH, सेकेंड अमाइनो एसिड का NH2। वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये आपका बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। CONH ग्रुप को अमाइड भी बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम अमाइड लिंकेज भी होता है। क्या होता है, अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। सॉरी, अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। एंजाइम का नाम क्या है जो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन को करवाता है? हाँ, क्या बोल, नहीं, क्यों, अरे बोल दे, गलत ही होगा ना तो बता देना क्या बोलोगे। पेप्टाइड डेज, नहीं, पेप्टाइड डेज नहीं होगा, वो तोड़ने वाला होता है। पेप्टिडिल, ट्रांसफरेज, क्या नाम है इसका, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, एंजाइम का नाम जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है बेटा, बताइए? जब प्रोटीन बन रहा होगा, अमीनो एसिड की चेन बन रही होगी, पेप्टाइड की सिंथेसिस हो रही है, तभी तो ये बॉन्ड बन रहा है। और पेप्टाइड बनता कहाँ है, राइबोसोम में बनता है, राइबोसोम में बनता है ना। तो राइबोसोम का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है एंजाइमेटिकली? यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्सेप्शन वाला, जो पढ़ाने में नहीं आता है। या तो पढ़ाने में नहीं आता है या पढ़ने में नहीं आता, दोनों में लॉस है आपका। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, घर पे आप ऑनलाइन ध्यान से सुनिएगा। 23S rRNA किसमें पाया जाता है, 50S लार्जर सबयूनिट ऑफ द 70S कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, 28S rRNA of 60S larger subunit of 80S राइबोसोम, ये दोनों ही rRNA है। क्या है? rRNA है, पर ये एंजाइमेटिक फंक्शन भी करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या? राइबोजाइम। RNA एक्टिंग एज एंजाइम, एक्सेप्शन है क्या? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि ये क्या है? आरएनए है। अगर आप ऐसा बोल दोगे कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं एक्सेप्ट दिस, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते, राइट? तो राइबोजाइम क्या है? 23S rRNA एंड 28S rRNA। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन 1 चैप्टर 3 कनेक्ट होते हैं इससे, बायोमोलिक्यूल का, ट्रांसलेशन का, जो चैप्टर जिसमें पढ़ा हुआ ट्रांसलेशन, वहां पे ट्रांसलेशन जहां पढ़ा था वहां पे, और राइबोसोम का पार्ट है, तो ये सेल बायोलॉजी कनेक्ट हो जाता है इससे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? घर पे बैठे बच्चे बताएं मुझे, आपको ये चीज समझ में आई? पेप्टाइड बॉन्ड बनना समझ में आया? अमाइड लिंकेज समझ में आया? हाँ, इसमें एक और बात, जो पेप्टाइड चेन स्टार्ट होती है, तो पेप्टाइड चेन का नंबर वहां से यहां से 1 हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको? एन टर्मिनल। एन टर्मिनल पे क्या होता है? कैपिंग होती है, किसकी? 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग करी जाती है। क्यों? एमआरएनए या आरएनए की सॉरी नहीं, एन टर्मिनल तो वो सॉरी आपके आरएनए पे होती है वो कैपिंग और टेलिंग, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो एन टर्मिनल होता है वो प्रोटीन का कहां से होगा? फर्स्ट अमीनो एसिड वाला। और लास्ट क्या होता है? सी टर्मिनल। क्या होता है? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। हाँ, यहाँ पे एक टैग लगता है, या टैग साथ में बनता है। कैसे? जिस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में बनके न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, उसमें क्या होता है? एन टर्मिनल पे एक सिग्नल सीक्वेंस लगती है, जिसको बोलते हैं एन टर्मिनल सीक्वेंस, लोकेटिंग सीक्वेंस। तो एन टर्मिनल या न्यूक्लियस लोकेटिंग सीक्वेंस, कि ये प्रोटीन जब भी बन जाएगा साइटोप्लाज्म में, इट इज रिक्वायर्ड इनसाइड न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स का काम कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। तो वो एनएलएस को ऐसे भी बोलते हैं, बेसिकली उसका नाम ही होता है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। मतलब क्या? अगर किसी प्रोटीन के एन टर्मिनल पे एनएलएस की टैग लगी हुई है, इसका मतलब क्या? कि न्यूक्लियस में इस प्रोटीन को भेजना है। क्या हमें यहाँ तक सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं? हमें ज्यादा बाउंसिंग तो नहीं हो रहा है? सबलीन, अथिया एंड अनाम, बताइए, अभी तक की जो क्लास में हमने पढ़ा है, क्या वो सारा चीज आपके लिए क्लियर है?
कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है? किसी का जवाब नहीं आ रहा है? सबलीन ऑल क्लियर? ओके, एक और कोई बच्चा बच गया? ओके राइट, डन। क्या मैं इसको इरेज करूं? राइट, अब एक छोटा सा पॉइंट जो इन्होंने पूछा था बीच में, ज़्विटर बेसिकली होता क्या है कि अमाइनो एसिड containing positive and negative charges, वो भी कैसे? इक्वल, कि अगर दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, हर अमीनो एसिड का ज़्विटर आयन फॉर्म होता है। क्या होता है? ज़्विटर आयन फॉर्म होता है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है। कैसी? एक कंडीशन पीएच रिलेटेड। क्या होती है? पीएच रिलेटेड। तो ऐसी पीएच जिसपे कि ज़्विटर आयन बनता हो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का, उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या ये बात क्लियरली समझ में है? फिर इसी में क्या होता है? वोल्टेज रिलेटेड भी होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होता है। कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब क्या? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल यूनिट के हिसाब से भी ज़्विटर आयन फॉर्म होता है, जिससे कि आप अमीनो एसिड्स को जब सेपरेट आउट करना है तो आप पीएच और चार्ज के डिफरेंस से भी आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच समझ में आया क्या हुआ? ऐसा पीएच, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेंगे और सॉल्यूशन में क्या रहेगा? पीएच तो आएगा ही आएगा, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक या अल्कलाइन, ये सब चीजें तो आती रहती है उसमें। लास्ट क्लास खत्म करने के पहले, यस बेटा, पीएच वाला रिपीट कर दो। पीएच वाला रिपीट कर दे। ऐसा पीएच जिसपे ज़्विटर आयन फॉर्म होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, कि अल्कलाइन पीएच पे कोई एक अमीनो एसिड है जो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है, जैसे से सपोज 8.0 पीएच पे, जो कि अल्कलाइन पीएच है, इस पर्टिकुलर पीएच पे एक अमीनो एसिड का ज़्विटर आयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो 8 pH is isoelectric pH of a particular amino acid। ठीक है, इसमें PI भी होता है, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। जैसे ग्लाइसिन के लिए 5.97 है, ठीक है, आर्जिनिन के लिए 10.76 पीएच है। तो सबके पीएच अलग अलग होते हैं, सारे अमीनो एसिड्स के लिए पीएच अलग अलग होते हैं, पर मैं आपको वो लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, मैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं आपको। हर अमीनो एसिड के लिए एक अल्फाबेट कैरेक्टर दिया हुआ है, हर अमीनो एसिड के लिए एक अल्फाबेट कैरेक्टर अलॉट किया गया है, आप वो लिख लीजिए। क्लियर है बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या था? ऐसा पीएच जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड क्या पाया जाए, वो ज़्विटर आयन फॉर्म में आ जाए। तो ज़्विटर आयन क्या होता है? जब प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज इक्वल अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। ये सब केमिस्ट्री की टर्म्स है। अब मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं? इनिशियल्स, ग्लाइसिन,
का 3 लेटर इनिशियल है ग्लाय और इसका अल्फाबेट है आर, सॉरी जी, आर नहीं जी। ऐसे लिखते जाइए, मैं लिखवा रहा हूं आपको। ग्लाइसिन ग्लाय जी, एलेनिन एला ए, प्रोलिन प्रो पी, वैलिन वैल वी, ल्यूसीन एलयू एल, आइसोल्यूसिन आई एन ई आई, मेथियोनिन मेट और इसका है एम, अलॉटेड कैरेक्टर। फिनाइल एलानिन में है PHE और उसका अलॉटेड कैरेक्टर है F। टायरोसिन में आता है Y। ट्रिप्टोफैन में आता है TRP और उसका अलॉटेड लेटर है W। फिनाइल एलानिन PHEF, टायरोसिन TYRY, ट्रिप्टोफैन TRPW। सीरीन में आता है SERS, थ्रियोनीन में आता है THR और T, तो T इसको अलॉट किया गया है। सिस्टीन का C-C, एस्पेरेगिन का आता है ASN और इनिशियल जो दिया हुआ है इसको लेटर N दिया हुआ है। लाइसिन की बात करें LYS और इसका कैरेक्टर अलॉटेड है K। हिस्टिडीन का है HIS और अलॉटेड लेटर है H। आर्जिनिन ARG and R is the allotted letter। एस्पार्टेट का ASP, allotted letter is D। ग्लूटामेट का है GLU और allotted letter is E। ये लिख लिया आप लोगों ने साथ साथ में? मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी के आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर क्लास ऑफ कर देता हूं।
ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये इजीली मिल जाता है, राइट। कोई भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट्स पहले ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।